हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सारे लोगों का स्वागत है हमारे चैनल चाणक्य स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम लोग क्वेश्चन बैंक के सीरीज को कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोगों ने बहुत सारे ईयर का यानी 2011 का कंप्लीट और 12 का 1-2, ठीक है। तो 2011 में जितने भी सब्जेक्ट थे, जैसे हो गया आपका मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, और जितने भी सारे सब्जेक्ट थे, तो उन सारे सब्जेक्ट का संस्कृत हो गया, ठीक है। वो सारे सब्जेक्ट का हम लोगों ने जो है क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, 2012 का और 2011 का और 2012 का जो है वो हम लोग अभी कर रहे हैं। तो 2012 में आपको 1-2 सब्जेक्ट का जो है पहले मिल चुका होगा। बाकी साइंस का जो है मैं किसी कारणवश जो है इसे नहीं बना पाया, ठीक है। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो आपका है सोशल साइंस सब्जेक्ट, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन बैंक 2012 सोशल साइंस क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10th। और इसके बाद जो है आपका आने वाला है ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का जो फॉर्मूला बेस्ड और क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन, यानी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपका ट्रिगोनोमेट्री से, ठीक है, उन सारे को हम लोगों देखने वाले हैं इसके बाद वाले वीडियो में। इम्पॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है, इम्पॉर्टेंट फार्मूला प्लस जो है आपका उसके बाद है आपका VVI क्वेश्चन, दोनों हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का पूरा, ठीक है। तो आप लोग उसके लिए रेडी रहिएगा और एकदम जो है अच्छे से आप लोगों को तैयारी करना है, ठीक है। बोर्ड में आप लोगों ने जितना भी टारगेट रखा है, अपने अपने टारगेट को सब कोई अचीव कर लीजिएगा। इससे आपके परिवार वाले को भी काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी और आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, क्योंकि ये आपका पहला बोर्ड है, ठीक है, ये आपका पहला बोर्ड है। जितना भी आप मार्क्स लाएंगे, जितना ज़्यादा अच्छा मार्क्स लाएंगे, आपको उतनी ज़्यादा खुशी मिलेगी, ठीक है। तो इसका ध्यान आप लोग ज़रूर रखें, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। और पूरा क्वेश्चन बैंक के सीरीज के लिए आपको इस चैनल से जुड़ जाना है और पूरे अच्छे तरीके से अपनी 2025 के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे। और उसमें से जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें जो है आपका परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, ठीक है। आप लोग उसको ध्यान में ज़रूर रखेंगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो जो भी निर्देश दिए रहते हैं उसके बारे में आपको पता रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके बारे में आप लोग ज़रूर पता कर लें, ठीक है। निर्देश में आप सबों के लिए रहता है कि 15 मिनट आप लोगों को एक्स्ट्रा दिया जाता है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के लिए। और दूसरी बात जो है, क्वेश्चन का आंसर जब भी आप लिखेंगे तो आप कोशिश करेंगे अपने शब्दों में लिखने का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन के राइट साइड में क्वेश्चन कितने मार्क्स का है ये दिया हुआ रहता है, और 1-2 रहते हैं, ठीक है। मैंने आपको कई बार उस चीज़ के बारे में बताया है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं 2012 के क्वेश्चन को। तो उसमें सबसे पहला है आपका इतिहास, ठीक है। इतिहास कितने मार्क्स का पूछा जाता था? 25 मार्क्स का पहले के टाइम में, ठीक है। ये कब का बात है? 2012 का, ठीक है। 25 अंक का मार्क्स जो है वो पूछा जाता था इतिहास से। तो चलिए हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले प्रश्न को इतिहास का, ठीक है, जो है आपका अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका सबसे जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका गौ नंबर, कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में। आप लोग इस तरह से इस वीडियो को देखिए कि साथ ही साथ आपको याद भी हो जाए और अपने कॉपी में भी लिख लीजिए, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन को अगर हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं एक बार में, तो हम आप लोग को इस तरीके से पढ़ना है कि आपको जो है दोबारा उस वीडियो को देखने की ज़रूरत ना पड़े। यानी इसमें जितना भी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है, उन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद 2 नंबर में आपका राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, वो हुई है आपका 1925 ईस्वी में। 3 नंबर में आपका बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो बोल्शेविक क्रांति जो हुई है आपका, वो हुई है आपका, ठीक है, बोल्शेविक क्रांति वो हुई है नवंबर 1917 में, ठीक है, नवंबर 1917 में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसमें आपको दिया गया है कि सही शब्द को जो है
रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर का, सन 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका KM पन्नीकार, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? KM, ठीक है, KM पन्नीकार, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं 5 नंबर में, सेडोवा का जो युद्ध हुआ था वो किसके और किसके बीच हुआ था? आप लोग क्वेश्चन का आंसर जो है वो कॉपी में लिखते चलिए साथ ही साथ, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में, ये किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। तो आपको ध्यान रखना यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा ऑस्ट्रिया, यहाँ होगा प्रसा। चलिए उसके बाद 6 नंबर में है आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदानों का उल्लेख करें। उसके बाद है औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डालें। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी सकता है। ये दोनों ही नहीं, ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, 3-3, 2-2 मार्क्स का है, लेकिन आपके लिए जो है 2025 में बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछ सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं इसके सॉल्यूशन को 6 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदानों का उल्लेख करें, और दूसरा है आपका औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डालें, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। पहले 6 नंबर को समझते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का क्या योगदान है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी सर्वाधिक लोकप्रिय हुए क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण कालखंड 1919 से लेकर 1947, आपसे अगर पूछा जाए कि जो है कौन सा महत्वपूर्ण कालखंड है आंदोलन का, और ये क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि 1947 में देश क्या हुआ था, देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, यही कारण है। चलिए तो हम लोग बात करेंगे कि ये कालखंड में जो है के युग में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा ही किया गया और जिसमें वह सफल भी रहे। उन्होंने सर्वप्रथम बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष किया, पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है। उसके बाद है गांधी जी ने सत्याग्रह का सहारा लेकर सरकार को विवश किया कि वे नील की खेती करने वाले किसानों की सुविधाएं प्रदान करें, ठीक है। नील की खेती क्या होती है आप सारे लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल बजा दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या क्या किया 1920 में, ठीक है, महात्मा गांधी ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन की नींव रखी, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीयों ने जो है भाग लिया तथा इसे आशा से अधिक सफलता मिली। चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने इसे स्थगित कर दिया और 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा कर नमक कानून का उल्लंघन किया तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया, ठीक है। इन सारे चीज़ों पर बात हुई थी गांधी जी के आंदोलनों में, ठीक है। उसके बाद 1934 ईस्वी तक यह आंदोलन चलता रहा। 1942 ईस्वी में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की तथा भारतीयों को करो या मरो का मंत्र दिया मतलब नारा दिया, ठीक है। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीयता की भावना को गांव-गांव तक पहुंचाया तथा कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों में परिवर्तित कर राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती प्रदान की। ये सारा काम किसका था, महात्मा गांधी का, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं औद्योगिकीकरण के बारे में। इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति का प्रभाव उसके उपनिवेश भारत पर भी पड़ा। उपनिवेशों में मौजूद संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर अपने उद्योग का व्यापार के विकास करने की नीति, अंग्रेजी नीति अपनाई, ठीक है। भारत के कच्चे माल का आयात कर उसे इंग्लैंड की वस्तुओं का निर्यात करने की नीति सरकार ने अपनाई। उसके बाद क्या हुआ, इसके लिए सुनियोजित रूप से भारतीय उद्योग विशेषतः वस्त्र उद्योग नष्ट कर दिए गए। 1813 ईस्वी में चार्टिस्ट एक्ट पारित होने के बाद सरकार ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। 1850 ईस्वी में जो है के बाद अंग्रेजी सरकार की नीतियां, मुक्त व्यापार की नीतियां, भारतीय वस्तुओं का निर्यात और सीमा तथा
परिवहन शुल्क लगाने, रेलवे कारखानों में अंग्रेजी पूंजी निवेश आदि के फलस्वरूप भारतीय उद्योग का विनाश हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है फिर इसके कारण परिवहन शुल्क लगाने, रेलवे कारखानों और अंग्रेजी पूंजी निवेश आदि का जो है विनाश हुआ। ठीक है, तो यही सब कारण था औद्योगिकीकरण का। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन का इशू लग रहा है। ठीक है, कि क्वेश्चन में जो पूछा गया था उसका यह आंसर है या फिर नहीं। हाँ ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डाले। तो ये सारे परिवर्तन हुए और उससे नुकसान भी हुआ, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर में, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसके 2 मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख करें। ठीक है, 8 नंबर में आपका भारतीय प्रेस की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करें। 9 नंबर में आपका सन 1929 के आर्थिक संकट के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करें। ठीक है, 10 नंबर में आपका जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का संक्षिप्त विवरण दें। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का संक्षिप्त विवरण दें। उसके बाद है आपका 11 नंबर में औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई? इसके क्या उद्देश्य थे? ठीक है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं अखिल भारतीय की स्थापना वाला और उसके बाद जो है भारतीय प्रेस के किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए आप लोग, 5 दिसंबर 1885 ईस्वी में। ठीक है, कब? 5 दिसंबर 1885 ईस्वी को उन्होंने सार्वजनिक रूप से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की घोषणा की। पूना में फ्लैग फैलने से मुंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई एवं प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ। पहले ये कहाँ होने वाला था? पुणे में। ठीक है, लेकिन पुणे में प्लेग कोई बीमारी था, ठीक है, उसके फैलने के कारण से यह कहाँ हुआ? यह हुआ आपका मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। और ये कब हुआ? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका, जिसकी कांग्रेस की स्थापना हुई एवं प्रथम अधिवेशन कंप्लीट हुआ। अधिवेशन की अध्यक्षता व्योम चंद्र बनर्जी ने की। अधिवेशन में भारत के विभिन्न भागों के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उसके बाद है आपका उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, चलिए, अपनी स्थापना के साथ ही कांग्रेस ने अपने लक्ष्य और उद्देश्य का भी निर्धारित किया। ठीक है, निर्धारित किया लक्ष्य और उद्देश्य को। ये निम्नलिखित है। सबसे पहला क्या है? राजनीतिक और सामाजिक प्रश्नों पर प्रमुख नागरिकों एवं शिक्षित वर्ग के मतों की अभिव्यक्ति करना। उसके बाद है देश के हित तथा उन्नति में लगे सभी व्यक्तियों के बीच व्यक्तिगत घनिष्ठता और मैत्री की स्थापना करना। उसके बाद है आपका 8 नंबर। ठीक है, प्रेस संस्कृति जो है, प्रेस के बारे में आपको विशेषता, किसी 3 विशेषता के बारे में बताना था, तो वो आपको यहाँ दिया गया। प्रेस संस्कृति ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैसे निभाई? जैसे देखिए, अगर आपको कोई भी काम को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना रहेगा, ठीक है, आप चाहते हैं कि पूरे देश में आपका नाम फैले, आप जो काम कर रहे हैं वो फैले, तो उसका एक ही माध्यम है, वो है मीडिया। ठीक है, प्रेस हो गया, टीवी के माध्यम से हो गया, न्यूज़पेपर हो गया। ठीक है, ये सब चाहे तो आप फैल सकते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन को पूरे देश में चलाना है अगर हमें, तो हम लोगों को जो है, हम लोगों को क्या चाहिए? तो हम लोगों को प्रेस का साथ चाहिए होगा। ठीक है, अब देखिए प्रेस का जो है कौन कौन सा मुख्य बात था। ठीक है, सबसे पहला राजनीतिक क्षेत्र में भूमिका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन की स्थापना से पूर्व भारतीय समाचार पत्र भारत में लोकमत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। समाचार पत्रों में राजनीतिक शिक्षा देने का दायित्व अपने ऊपर ले रखा था। राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए समाचार पत्र जनता को जागृत और प्रोत्साहित करते थे। ठीक है, ये हो गया आपका पहला बात। दूसरा आपका आर्थिक क्षेत्र में भूमिका। ब्रिटिश सरकार की शोषण वाली आर्थिक नीति के विरुद्ध भी प्रेस ने आवाज़ उठाई। प्रेस ने अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में ही हो रहे आर्थिक शोषण की घोर निंदा की। ठीक है, सामाजिक क्षेत्र में भूमिका, तो 3 विशेषताएं लिखनी है आपको। पहला हो गया राजनीतिक क्षेत्र में भूमिका, आर्थिक क्षेत्र में भूमिका और सामाजिक क्षेत्र में भूमिका। ये तीनों क्षेत्र जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलिए कैसे? क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को आपको क्षेत्रों में बांटना है तो 3 ही क्षेत्र होगा, वो होगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। राजनीतिक आप लोग समझ पा रहे होंगे, जो पॉलिटिकल हम लोग बोलते हैं। आर्थिक हो गया आपका इकोनॉमिकल और सामाजिक हो गया आपका सोशल, यानी ठीक है।
तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन था आपका जो है कि सन 1929 में 29 के आर्थिक संकट के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है कारण। सबसे पहला कारण है खाद्यान्नों का अत्यधिक उत्पादन। दूसरा है अमेरिकी पूंजी में ठहराव। पहला क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद बाजारों एवं खाद्यान्नों की आपूर्ति की आवश्यकता से अधिक हो गई थी, इसके मूल्य में कमी आ गई। ठीक है, पहला बात ये। दूसरा बात अमेरिकी पूंजी में ठहराव। अब तक अमेरिका विश्व कर्जदाता बन चुका था। 1923 ईस्वी के बाद अमेरिका के अर्थव्यवस्था पर भी संकट के बादल मंडरा रहे थे। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर में है आपका जर्मनी के एकीकरण में, ठीक है, बिस्मार्क की भूमिका बताने के लिए। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका। चलिए देखते हैं 10 नंबर के सॉल्यूशन में हम लोग। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका 1862 में प्रशा के राजा विलियम प्रथम का चांसलर नियुक्त कर बिस्मार्क ने एकीकरण के बाद रक्त और तलवार की नीति अपनाई। 3 युद्धों, ठीक है, सबसे पहला है डेनमार्क से, दूसरा है 1866 में ऑस्ट्रिया से तथा 1870 में फ्रांस से। आपको याद रखना है 1864 में किसके साथ युद्ध हुआ था, जर्मनी का, डेनमार्क से, और 1866 में ऑस्ट्रिया से, 1870 में फ्रांस से। ठीक है, तो जर्मनी का किस किस से युद्ध हुआ है ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1864 और 1866 और 1870 में। अब बात कर लेते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन में आपका औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसके क्या उद्देश्य थे। पहला ये हो गया आपका। दूसरा हो गया आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था के 2 प्रमुख आधार क्या हैं। इन दोनों चीज़ों को हम लोग को बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। 11 नंबर में है आपका औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 ईस्वी में हुई। इसकी नियुक्ति का उद्देश्य भारतीय उद्योग तथा व्यापार के भारतीय वित्त संबंधित प्रयत्नों के लिए उन क्षेत्रों का पता लगाना जिसमें सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जा सके। ठीक है, ये हो गया। दूसरा था हमारा आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था के 2 प्रमुख आधार। तो पहला है जनसंख्या का घनत्व तथा दूसरा हमारा कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात। ठीक है, कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात शहरों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, जबकि कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात गाँव में अधिक होता है। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे जियोग्राफी का। ठीक है, जियोग्राफी में आप लोगों के पास कौन कौन सा क्वेश्चन है। भूगोल जिसे आप लोग बोलते हैं वो है आपका 25 मार्क्स का, वो भी है। ठीक है, पहले जो है 25 मार्क्स का पूछा जाता था, अब कुछ और है। अब आप लोग देख लीजिएगा जाके क्या है सिलेबस में अपना। देखिए भूगोल में है आपका सबसे पहला क्वेश्चन, ये ग्रुप बी हो गया, ये ग्रुप ए था। ठीक है, सबसे पहला है सन 2001 में, ठीक है, बिहार की जनसंख्या निम्न में से क्या थी। तो आपको क्या बताना है, बिहार की जनसंख्या। तो बिहार की जनसंख्या था लगभग जो है आपका वो था 8 करोड़ से अधिक। ठीक है, बिहार की जनसंख्या क्या था, 8 करोड़ से अधिक। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर था आपका पंजाब की भूमि निम्नीकरण की मुख्य कारण निम्न में से कौन है। तो पंजाब का जो है आपका वो है घौ, अधिक सिंचाई। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है। तो पक्की सड़कों के आधार पर जो है वो है महाराष्ट्र। उसके बाद निम्न में से खरीफ फसल कौन है। खरीफ फसल हो जाएगा आपका चावल। तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले का, इसमें क्या होगा। ठीक है, 17 नंबर में आपका तमिलनाडु में निम्न की पहाड़ियों पर चाय एवं कॉफ़ी की खेती होती। कौन सी पहाड़ी है वो है आपका तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी। चलिए अब उसके बाद बात करते हैं इन क्वेश्चनों के बारे में। चावल की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें। ठीक है, उसके बाद उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 मुख्य कारकों को लिखें। उसके बाद है खादड़ और बांगड़ मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। और अगला है मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालें। चलिए देखते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, भारत में जो है, भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। ठीक है, यह एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस
और आर्द्रता जो है वो 120 सेंटीमीटर से जो है 150 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। अब आप लोगों के लिए एक जो है क्वेश्चन है कि आर्द्रता क्या होता है, कमेंट करके बताएं। ठीक है, आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है आर्द्रता क्या है, इसका सॉल्यूशन आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स के नीचे चाहिए। ठीक है, तो आप लोग उसे लिखेंगे कि आर्द्रता हम लोग जो है किसे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक सिंचाई, इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं 19 नंबर में उद्योगों के जो है स्थानीयकरण के 3 कारक, कच्चा माल, पूंजी की व्यवस्था और वृहत बाजार। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं 20 में नदियों के बाढ़ के मैदान की नई सूक्ष्म कणों वाली कांप मिट्टी को खादड़ और नदियां द्वारा जमा की गई पुरानी कांप मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, बांगर मिट्टी किसको कहते हैं आप लोग थोड़ा अच्छे से और देख लीजिएगा अपने बुक में। ठीक है, ज्योग्राफी का बुक में आप लोगों को दिया होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग 20 नंबर में बात करते हैं 20-21 में। 21 नंबर का क्वेश्चन है आपका मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालें। ठीक है, मैग्नीज के उपयोग को आपको बताना है। उसके बाद 22 में है समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं। 23 में आपका बिहार की जनसंख्या सभी जगह एक समान नहीं है, स्पष्ट करें। उसके बाद भारतीय रेल परिवहन की विशेषता का वर्णन करें। चलिए इन चारों क्वेश्चन के आंसर को हम लोग देखते हैं। 21 नंबर में था आपका मैग्नीज का जो है उपयोग बताना है। तो मैग्नीज एक जो है इंपॉर्टेंट खनिज है जिसका उपयोग लोहा तथा इस्पात बनाने में होता है। मिश्रित धातु बनाने के लिए यह मूलभूत कच्चा पदार्थ है। इसका प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं, पेंट तथा बैटरियां बनाने में होता है। मैग्नीज के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग 22 नंबर के सॉल्यूशन को देखते हैं। भूतल पर समुद्र तल से एक समान ऊंचाई को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। इसकी विधि में उच्चावच प्रदर्शन का सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है। इन रेखाओं का वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर बादामी रंग से खींची जाती है। तो ये सब बातें थी किसके बारे में, समोच्च रेखा के बारे में। अब बिहार के बारे में बात कर लेते हैं कि बिहार की जनसंख्या जो है वो सभी जगह एक समान नहीं है। तो कैसे विभाजित बिहार राज्य के सभी भागों में जनसंख्या का घनत्व समान नहीं है। इसका मुख्य कारण धरातल का स्वरूप, मिट्टी की उर्वरकता, ठीक है, सिंचाई व्यवस्था तथा आवागमन के साधन है। एक ओर जहां पटना जिला का घनत्व सर्वाधिक 1471 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो कैमूर जिला का सबसे कम 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्य का पश्चिमी मध्य भाग घनी आबादी और पूर्वी एवं दक्षिण में विरल आबादी है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग 24 को। 24 में था आपका भारतीय रेल परिवहन की विशेषता का वर्णन करें। उसके बाद है आपका अथवा में पूरे पृष्ठ पर भारत का एक रेखा का मानचित्र बनाइए और उसमें छायांकित करें। ठीक है, पेट्रोलियम के उत्पादक, विरल जनसंख्या का क्षेत्र, कपास उत्पादक, ये तीनों को आपको मैप पे दिखाना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले भारतीय रेल की व्यवस्था को देखेंगे। भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहला है आपका भारतीय रेल प्रणाली एशिया में सबसे बड़ी तथा विश्व में तीसरी बड़ी रेल प्रणाली है। ठीक है, उसके बाद 31 मार्च 2007 तक भारतीय रेल के पास 6909, ठीक है, 6909 स्टेशन, 8153 रेल इंजन, 45,360 यात्री गाड़ियां एवं 1905 अन्य सवारी गाड़ियां उपलब्ध थी। कोलकाता एवं दिल्ली में मेट्रो रेल के तहत, ठीक है, भूमिगत रेल सेवा दी जा रही थी। चौथा है आपका ट्रेनों की दुर्घटना रोकने के लिए इंजनों में ACD की व्यवस्था की गई थी। बड़े शहरों में दैनिक यात्रियों के आवागमन के लिए DMU, EMU, ठीक है, MEMU रेल सेवाएं उपलब्ध थी। भारतीय रेल की सबसे अनोखी विशेषता जीवन रेखा का चलाया जाना है। 16 जुलाई 1991 ईस्वी में चलने वाली यह रेलगाड़ी विश्व का पहला चलंत अस्पताल है। तो ये सब थी विशेषता
भारतीय रेल की। अब बात करते हैं हमारा जो मैप है उस पर हम लोग दर्शाएंगे, ठीक है, इन सारे चीज़ों को। आपको क्या क्या दर्शाना है, पेट्रोलियम दर्शाना है, उसके बाद जो है आपका विरल जनसंख्या और कपास दिखाना है। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो आपका स्क्वायर जैसा बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, ये सब, तो ये आपका क्या हो गया, ये बता रहा है आपको कपास उत्पादक क्षेत्र के बारे में, ठीक है। और जो सर्कल बना हुआ है, ठीक है, सर्कल जो बना हुआ है वो आपको बता रहा है कि विरल जनसंख्या कहाँ है, ये वाला, ठीक है। और जो पेट्रोलियम उत्पादक है वो आपका डॉट बता रहा है बस यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से इसे कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका इतिहास और भूगोल कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे लोकतांत्रिक राजनीतिक को, जो कितना है आपका 22 मार्क्स का पूछा जाता है। ये पहले की बात है, ठीक है। अभी कितना का पूछा जाता है वो आपको पता होना चाहिए। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो इनमें से जो है कौन सी संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो वो है एकहरी शासन प्रणाली। उसके बाद है आपका 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 10%। उसको बढ़ा के 33% या 50% बाद में कर दिया गया था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 27 नंबर के क्वेश्चन में जिला परिषद का कार्य आपको बताना है। 28 नंबर में राजनीतिक दल किस तरह सत्ता में साझेदारी करते हैं वो बताना है। उसी में अथवा में आपका ग्राम पंचायत के कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन करें, ये भी बताना है। 29 नंबर में आपका सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य विशेष्य क्या है। उसके बाद 30 में है भाषा नीति क्या है। उसके बाद है 31 में जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियां के साथ भेदभाव या कमजोर स्थिति में है। उसके बाद है राजनीतिक दलों की 2 प्रमुख चुनौतियों का संक्षेप में लिख। चलिए इन सारे क्वेश्चन को हम लोग आज देखने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जिला परिषद के 3 महत्वपूर्ण कार्य। जिला के अंतर्गत आने वाली शहर, ठीक है, अंचलों में साफ सफाई की व्यवस्था करना, सड़कों एवं गलियों में रोशनी का प्रबंध करना, उसके बाद पीने की जल की व्यवस्था समुचित करना, ये सारा कार्य जो है जिला परिषद का है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला 28 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें आपका था कि जो है हम लोग राजनीतिक दल किस तरह सत्ता की साझेदारी करते हैं। तो उसका सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे दे दिया, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेकर जो है तो आप लोग इसका आंसर जो है कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्राम पंचायत के 4 कार्य। ग्राम पंचायत का प्रथम काम जो है पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना एवं बजट तैयार करना। ग्राम पंचायत प्राकृतिक आपदा के समय लोगों की सहायता करता है। सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण हटाना ग्राम पंचायत का एक अन्य कार्य है। उसके बाद चौथा है आपका ग्राम पंचायत स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित करता है और सामाजिक कार्यों में स्वैच्छिक सहयोग करता है। ये सब थी कार्य, ठीक है। और 3 शक्तियाँ यहाँ पे भी दी गई है, आप इसे पढ़ लेंगे। उसके बाद है आपका 29 नंबर का क्वेश्चन, सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो सूचना के अधिकार का मुख्य उद्देश्य किसी भी नागरिक द्वारा सरकारी अभिलेख, ईमेल, आदेश, दस्तावेज, नमूने और इलेक्ट्रिक आंकड़ों आदि के संबंध में पूछे गए सूचनाओं को प्राप्त करना है, ठीक है। उसके बाद था आपका 30 नंबर में था आपका भाषा नीति क्या है। 31 में था जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ जो है भेदभाव वह कमजोर स्थिति में है, इसका वर्णन हो, ठीक है। 32 में आपका राजनीतिक दलों के 2 प्रमुख चुनौतियों को संक्षेप में लिखें। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। 30 नंबर में था आपका भाषा नीति क्या है। तो भाषा नीति आपका भाषा के चलते देश के किसी प्रकार की अड़चन या बलवा ना होने देना भाषा नीति कहलाती है। भारत में 114 भाषाएं बोली जाती है। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा में अंग्रेजी का प्रयोग
के निषेध के बावजूद गैर हिंदी भाषी प्रदेशों की मांग के कारण अंग्रेजी का प्रयोग जारी है। तमिलनाडु में इसके लिए उग्र आंदोलन हुआ। इस विवाद को सरकार ने हिंदी या अंग्रेजी भाषा में प्रयोग की मान्यता देकर सुलझाया। उसके बाद था स्त्रियों में भेदभाव को दर्शाना है आपको। भारत में स्त्रियां भेदभाव का शिकार है एवं कमजोर स्थिति में है, क्योंकि भ्रूण जांच पकड़ लड़की की गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है। लड़के से ज़्यादा सुविधा एवं लड़कियों को कम सुविधा प्रदान की जाती है। ये सब अभी भी हमारे समाज में कहीं कहीं होता है, ठीक है, सारी जगह तो नहीं बोल सकते। उसके बाद है आपका 32 नंबर में, भारतीय राजनीतिक दलों के दो प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं। तो सबसे पहला है राजनीतिक दलों के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभाव होना, ये चुनौती है। दूसरा है आपका भारत के प्रायः राजनीतिक दलों में कुशल नेतृत्व का संकट, जो नेतृत्व करता है वो अगर ठीक नहीं रहेगा तो वो भी चुनौती है। उसके बाद है आपका सही शब्द रिक्त स्थान में पूर्ति करें। तो चलिए इसका देख लेते हैं हम लोग। न्यायपालिका में, ठीक है, न्यायपालिका में के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। किसके प्रति जो है निष्ठा होनी चाहिए। तो इसका जो क्या आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, सत्य, ठीक है। भारतीय संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है, तो 33% का आरक्षण दिया गया है। उसके बाद है आपका भारत में सहकारिता। अब हम लोग आगे किस में, अर्थशास्त्र में, ठीक है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तो इसका जो आंसर है वो हुआ 1904 ईस्वी में। उसके बाद है आपका भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, तो भारत की जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए उसके बाद है निजीकरण से आप क्या समझते हैं, आर्थिक विकास क्या है। उसके बाद स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं, मुद्रा के कार्य बताएं, निम्न को विस्तारित करें, आरबीआई, जीएनपी, ठीक है, एटीएम। चलिए इन सारे क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निजीकरण किया से आप क्या समझते हैं, ठीक है। निजी क्षेत्र में कंपनियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप या आंशिक से स्वामित्व प्राप्त करना, उनका प्रबंध करना निजीकरण कहलाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जो है आपका आर्थिक विकास के बारे में यहाँ दिया गया है, आप लोग पढ़ लेंगे और अपने कॉपी में भी लिख लेंगे। उसके बाद जो है आपका वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या था, सीधा सा बात है, हम लोग किसी वस्तु के लिए जो है किसी को वस्तु ही देते थे, वही कहलाती थी वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। उसके बाद 39 नंबर में था आपका स्वयं सहायता समूह, ठीक है। देखिए ये 15 से 20 लोगों का समूह होता है जिसमें जो अपनी बचत तथा बैंकों का लघु ऋण लेकर सदस्यों का पारिवारिक जरूरतों को पूरा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद 40 नंबर में है आपका मुद्रा, ठीक है, मुद्रा के कार्य। मुद्रा हम लोग बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं। सबसे पहला विनिमय का कारण, विनिमय का माध्यम हो गया। उसके बाद जो है आपका मूल्य का मापक हो गया, ठीक है, मूल्य का मापक हो गया। उसके बाद विलंबित भुगतान का मान, मूल्य का संचय, क्रय शक्ति का हस्तांतरण, ये सारी चीज़ें जो हैं मुद्रा के कार्य हैं, मुद्रा के, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं आरबीआई, जीएनपी और एटीएम का फुल फॉर्म बताना है और एटीएम क्या है। तो आरबीआई हो गया आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जीएनपी हो गया ग्रोस, ठीक है, ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट, यहाँ ग्रॉस होना चाहिए शायद, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। उसके बाद है आपका एटीएम प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। एटीएम का अर्थ स्वचालित टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। यह मशीन 24 घंटे रुपये निकालने तथा जमा करने की सेवा करती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 45 नंबर के क्वेश्चन में, जिसमें दिया गया है आपका आपदा प्रबंधन के बारे में बात करते हैं, मानव शरीर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका मानव शरीर में आग के जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार है। इसका क्या सॉल्यूशन होगा, आप लोग थोड़ा सा सोच के बताइए, तुरंत आंसर मिल जाएगा आपको। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ठंडा पानी डालेंगे, कितना आसान है ये वाला। उसके बाद आपदा से आप क्या समझते हैं, हैम रेडियो पर प्रकाश डालिए। तो इन दोनों को देखेंगे हम लोग। यह दोनों क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है।
अत्यंत अल्प समय में घटने वाली ऐसी दुर्घटना जिनका तत्काल प्रभाव मानव के जीवन तथा उसकी संपत्ति पर पड़े, जिससे जान माल को काफ़ी अधिक क्षति हो, उस परिस्थिति को ही आपदा कहते हैं। ठीक है, जैसे बाढ़ आ गया, ठीक है, भूकंप आ गया, ये सब क्या है, आपदा है। उसके बाद 47 में था आपका कि हेम रेडियो के उपयोग पर प्रकाश डालें। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है, स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग कर लेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है आज का वीडियो पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे जो है लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच भी जो है शेयर कर दें। और जितने भी ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं उन सारे लोगों का इन्हीं क्वेश्चनों से जो है टेस्ट होने वाला है, तो आप लोग पूरे क्वेश्चन को ज़रूर देखें। रहा बात, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री के बारे में कुछ स्पेशल इम्पॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं, तो आप लोग उसे ज़रूर देख लेंगे। और कैसे आप लोग मैथ में 100 में 100 ला सकते हैं उसका भी मैं आपको प्लानिंग बताऊंगा। ठीक है, अक्टूबर टू फरवरी, अक्टूबर से फरवरी तक जो है आप पढ़कर कैसे ला सकते हैं मैथ में 100 में 100। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।